जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपको 20 अंक का जनरल साइंस पूछा जाना है। जो आईटीआई स्टूडेंट है और प्लांट ऑपरेटर और रेगुलेटरी वालों के जो स्टूडेंट है इनका तो पूरा बेस ही साइंस रहने वाला है। तो आज इसी के क्रम में हम केमिस्ट्री के टॉप 200 क्वेश्चन रहेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आप एंड तक वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें आपके सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो अधिक से अधिक आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं है। आपके पास बहुत कम समय बचा है, उसी आधार पर हम अधिक से अधिक मैराथन क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। आज की इस क्लास में हम टॉप 200 क्वेश्चन देखने वाले जो कि आपकी केमिस्ट्री से रहेगी। कहां से रहेंगे? केमिस्ट्री से रहेंगे। और इन 200 क्वेश्चन को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाना है वो लगभग यहां से कवर अप हो सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है सारे क्वेश्चनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं करते आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे भी आपको ऐसी ही मैराथन क्लासेस देखने को मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। कल का जो पीडीएफ था वह अपलोड नहीं किया गया था, आज टेलीग्राम पर दोनों पीडीएफ एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट जितना ज्यादा हमारे साथ बना रहेगा उतने ही अच्छी और बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन या दहन? तो देखिए अवक्षेपण एक ऐसी अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर जब दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है यह अभिक्रिया होती है आपकी उदासीनीकरण की। कौन सी अभिक्रिया होती है? ध्यान में रखिएगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर आपको देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उदासीनीकरण की। दोस्तों इस सेम क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट को पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट के घोल को डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न जाता है, किस अभिक्रिया के कारण? तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन की अभिक्रिया होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। संचारण की प्रक्रिया की अभिक्रिया है तो यह उपचयन की अभिक्रिया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अभी हमने डिस्कस क्या कर रहे थे? अपचयन की अभिक्रिया। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं में युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो विस्थापन और उदासीकरण। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण और विस्थापन यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह भी आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी जो आपका रहेगा लेबोरेटरी और प्लांट ऑपरेटर का सेकेंड एग्जाम। तो आपको सेकेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। साथ ही साथ जो आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगी ही रहेगी क्योंकि आपको भी साइंस पूछा जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, श्वसन आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बने लवण का पीएच मान क्या होता है? देखिए अगर अम्ल की मात्रा अधिक है, अम्लीयता अधिक है और क्षार दुर्लभ है मतलब कि कम है या इसकी मात्रा कम है तो यहाँ पर जो आपका पीएच मान बनेगा वह बनेगा 7 से कम। कैसा बनेगा? 7 से कम बनेगा, 0 की ओर। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारी मैराथन क्लासेस है, इसीलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी और कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए। आपके पास अभी समय कम है, आपको सबसे ज्यादा करना है अभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, तो इसी क्रम में हम आपके लिए क्लासेस लेके आए। वैसे अगर हम बात करें तो इसका पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वाले पर। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो आपको बुक दिखाई दे रही है, इस ई बुक में, यह ई बुक है, पीडीएफ फॉर्म में रहेगी। प्राइस की बात करें ओनली 99 रुपीज है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, पिछले वर्षों में पूछे गए टॉप 2000 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। इसी के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 1500 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए। यह हो जाएगा आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। मैथ्स के यहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी को पूछे जाते हैं और जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछा जाना है सेकेंड एग्जाम में, तो इसके भी एमसीक्यू जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया कि सबसे ज्यादा आपको अभी समय है प्रैक्टिस करने का, तो वह भी आपको मिल जाएगी। प्लस इसी के साथ में आपको 1000 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के मिलेगी, क्योंकि आपके 10 अंक का जीके फर्स्ट एग्जाम में पूछा जाना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इस ई बुक की बात करें तो इसका प्राइस ओनली 99 है। पेजेस की बात करें तो लगभग 370 समथिंग इसमें पेजेस है। यह आपको ऑफलाइन उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, पीडीएफ फॉर्म में ही रहेगी। जिसको भी ऐसी इच्छा हो कि इन बेहतरीन तैयारी करना चाहता है इन 15 से 18 दिनों में और अपनी तैयारी को एक मजबूत करना चाहता है प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वाले स्टूडेंट, तो यह ई बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। लिंक इसकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। इसमें इतने क्वेश्चन इंक्लूड काफी कर दिए गए ताकि आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपका पोर्शन हो साइंस का, चाहे हो जीके का, चाहे हो मैथ्स का। इसमें अगर हम बात करें स्टेज 1 और स्टेज 2 जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है और एडवांस टेस्ट होने वाला है, दोनों के लिए बेस्ट रहने वाली है। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, जहां आप 10,000, 5,000, 7,000 का कोर्स परचेज करते हो, कई गुना कम रखा है इसमें हमने उसका प्राइस। आप पेजेस की बात कीजिए, आपको पता होगा कितनी मेहनत लगती है टाइपिंग करवाने में, इसी के बाद में कंटेंट क्रिएट करने में, बनाने में। बहुत दिनों से अवेलेबल है, काफी स्टूडेंट इसको ले भी चुके हैं। आपकी भी इच्छा हो आप भी ले सकते हो। अगर आप एक बेहतरीन वे में इन 15 से 20 दिनों में अपनी तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और अगर आप ITI स्टूडेंट हो, आपको भी आपका साइंस बेहतरीन करना है, तो यह जो साइंस की बुक आपको सेकंड नंबर पे दिखाई दे रही है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 3000 प्लस क्वेश्चन है। इससे बाहर आपके साइंस के क्वेश्चन नहीं जाएगी। इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज है। यह भी ई बुक फॉर्म में ही रहेगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चनों की ओर। और इसमें आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्षारक जो होते हैं इनको जल में घोलने पर क्या या OH आयन देगा या H+ आयन देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। और यह देता है आपका OH आयन, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह कॉमन क्वेश्चन है, ITI स्टूडेंट को भी आ सकता है, प्लांट ऑपरेटर वाले स्टूडेंट को भी आ सकता है। नेक्स्ट है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, तो वह कौन सा परमाणु है, वो है आपका हाइड्रोजन परमाणु। दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन जो तत्व होता है, इसको क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका एक और नाम है, जैसे किसी को कहते हैं ना आवारा है, नाकारा है, इसी टाइप का इस तत्व का भी नाम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वे पदार्थ जिनमें स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, को नीले को लाल कर देगा और स्वाद खट्टा होगा, आप समझ चुके होंगे यह क्या होता है, अम्ल होता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म को ही क्षार कहा जाता है। आंसर की बात करें तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या होती है, तो वह क्षार होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय होता है। प्रबल अम्लीय कौन होगा, देखिए हमने क्लास डिस्कस की थी सबसे पहले, अम्ल, क्षार और लवण वाली, एसिड, सॉल्ट, बेस वाली। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसमें बेसिक से हमने सारी चीजें आपको समझाई थी। आपकी जो pH स्केल होती है, जिसका मान आप 0 से 14 तक होता है, तो 14 तक इधर साइड जब बढ़ेगा तो यह हो जाएगा क्षार, और इधर साइड जब बढ़ेगा 0 तक तो यह हो जाएगा आपका अम्ल। इधर एसिड आ जाएगा, इधर बेस आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है सबसे प्रबल अम्ल कौन हो जाए, तो 0 की ओर सबसे प्रबल अम्ल होगा, या 0 का जिसका मान होगा वही प्रबल अम्ल होगा, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है,
लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। यहाँ पर लिटमस पेपर की बात नहीं की जा रही है। जो लिटमस प्राप्त होता है यह लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस का घोल। इसी में जो पेपर डाल के लिटमस पेपर बनाया जाता है। यहाँ पर पूछा है बैंगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है तो लाइकेन से निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शुष्क बूझा चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। बूझा चूना जो होता है इस पर अगर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया की जाए तो विरंजक चूर्ण बनता है। यह क्वेश्चन आपके 10th लेवल का है और 10th में ये आपने पढ़ा होगा। विरंजक चूर्ण बनाने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। दोस्तों हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन क्लास डिस्कस की थी जिसमें आपका क्या था, इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें आपकी फूल गोभी भी थी, हल्दी भी थी, लौंग भी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का सूचक है या किस प्रकार का इंडिकेटर है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राकृतिक, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। प्राकृतिक इंडिकेटर होता है बी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्दी, लिटमस पेपर आदि प्राकृतिक सूचक होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या पूछा है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि उपयोग की जाती है। अगर आपने हमारी साइंस की सीरीज पूरी देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाए आपका, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो अवक्षेपण की अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं हो सकती, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दहन की अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण की है, भोजन का पचना और श्वसन, यह तीनों जो है आपकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। लेकिन बात की जाए अगर यहाँ पे अवक्षेपण की तो यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह है आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चनों का लेवल देख के आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है या नहीं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपका क्या लेवल है आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कापर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कापर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कापर का चूर्ण होता है, चूरा होता है, इसको वायु में अगर गर्म करते हैं तो उसके सतह पर कापर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सबसे पहली बात तो कापर ऑक्साइड की परत बन जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है, ध्यान में रखिएगा। कापर का रंग अगर पूछा जाए तो वह होता है लाल, लेकिन यहाँ पर कापर ऑक्साइड की जो परत बन जाती है वह होती है काले रंग की। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है आपका 14। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, तो 14 होता है। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होगा 7। अभी हमने वही डिस्कस कर रहे थे कि जो 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, जो 7 से अधिक होगा वह क्षार होगा। यह बात कीजिए न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल मतलब उदासीन, इसका मान हमेशा 7 होगा। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर होता है। यहाँ पर पूछा है दांत के इनेमल के बारे में, किस पदार्थ का बना होता है। तो यह बनाता है आपका कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। रैंडमली ऐसे क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम में बनते ही है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में होता है आपका टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है।
तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है जिंक की। जिंक को हम कैसे दर्शाते हैं, Zn से। और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की जाए तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को दर्शाता है। यही पूछा गया है कि दानेदार दस्ता पर सल्फ्यूरिक अम्ल को डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो ध्यान में रखिएगा वहां पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होती है, वो यही होती है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया कर से ग्लूकोज का फार्मूला की अगर बात की जाए तो आपको सभी पता होगा ग्लूकोज को हम कैसे दर्शाते हैं, C6H12O6 यह ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज तैयार करते हैं और इसी के साथ में O2 ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। जल को भी यहाँ पर जल भी इसमें निकल के आता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिकतम क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। देखिए कॉपर की अपेक्षा जिंक और लेड अधिक क्रियाशील है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्लास क्या ज्यादा फास्ट हो रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह सही चल रहा है क्योंकि हमको लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करना है। पेशेंस बना के पूरी क्लास देखिए। अगर आपने यह पूरी क्लास भी देख ली तो यह मान के चलिएगा कि केमिस्ट्री आपकी एक नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी आपके BRC के एग्जाम के लिए, चाहे आप स्टाइपेंड ट्रेनी फर्स्ट सेकेंड कोई भी कैंडिडेट हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है। देखिए अंगूर का किण्वन करना क्या भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक या भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। तो अंगूर का किण्वन करना आपका जो परिवर्तन है वह है आपका रासायनिक परिवर्तन। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मैग्नीशियम में रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति को लो उत्सर्जी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम का जो रिबन का दहन किया जाता है तो किस प्रकृति का लो उत्सर्जित होता है, लाल होता है, नीला होता है, श्वेत या हरा होता है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेत और चमकदार होता है। नेक्स्ट देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, घड़िया, संगमरमर और चूना। इनमें से विजातीय यौगिक की अगर बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह विजातीय यौगिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। नींबू अम्लीय होता है, इसका पीएच मान होता है 2.2। क्या होता है, 2.2 इसका पीएच मान होता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी होता है। यह क्वेश्चन हमने कल की ही क्लास में डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर आ जाएगा बेकिंग सोडा। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, बेकिंग सोडा। जो आपके घरों में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, उसी की बात की जा रही है, जिसको आप खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट किसको कहा जाता है और इसका जो फॉर्मूला है वह क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिसमें कि दंत क्षय रोका जा सके। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनेंगे। आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो प्लांट ऑपरेटर वाले और लेबोरेटरी वाले स्टूडेंट हैं उनको ऐसे ही क्वेश्चन, लगभग प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन आपको बनेंगे। आप जब एडवांस टेस्ट देने जाओगे तब देख के आइएगा और इसी के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह क्षारकीय दंत मंजन होना चाहिए। अब आप कौन सा यूज करते हो, पतंजलि, कोलगेट या और भी कोई बहुत से मंजन आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह भी बताइए। सॉरी, वैसे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय दंत मंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में बनेगा और आप अगर इसका आंसर देने जाओगे तो फर्स्ट टाइम ये आंसर 90% चांसेस है कि आप रॉन्ग करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर और हीरा।
तो यहाँ पर विद्युत का सुचालक पूछा है। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर कॉपर बी राइट लगा के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कहा गया है अधातु, यहाँ पर मेटल की बात नहीं की गई है, अधातु की बात की गई है। तो इसके आप देख सकते हो अधातु क्या है, कॉपर भी आपकी धातु है। इसी के बाद में और सुचालक भी होना चाहिए, अधातु तो है ही, उसी के साथ में कंडक्टर होना चाहिए, गुड कंडक्टर भी होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ग्रेफाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक प्रकार की अधातु होती है, लेकिन विद्युत की यह सुचालक होती है। ग्रेफाइट का यूज घर्षण आदि में भी किया जाता है, फ्रिक्शन आदि में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। जस्ते के अयस्क है, जस्ता किससे प्राप्त होता है? तो देखिए जस्ते का अयस्क है जिंक ब्लेड। क्या है? जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्यूमिनिया का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ऑक्सीजन गैस जमा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप स्टार लगा के नोट कर लीजिए। एल्यूमिनिया का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो इस पर जो गैस इसके जो एनोड पर गैस होती है जमा हो जाती है, O2 गैस होती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका और इसमें आपसे पूछा गया है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, 43 नंबर का। इस्पात में कितना प्रतिशत तक कार्बन होता है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। कितना होता है? 2% होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर हम बात की जाए इस्पात की, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इस्पात में जो कार्बन की मात्रा होती है 2% तक होती है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर डीपली पूछा जाए तो इसमें अलग अलग होता है, जैसे कि हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, इसी के साथ में अलाय स्टील आदि होते हैं। तो इनमें इसमें अलग अलग कंपोजिशन होता है, अलग अलग कार्बन की मात्राएं होती है डिफरेंट फॉर्म में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? लोहा है, सोना है, पोटेशियम है या एल्यूमिनियम है? तो देखिए दोस्तों, एक आपका सोना ऐसी धातु है जो तापमान या मतलब अधिकतम तापमान रहेगा या कम तापमान रहेगा, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए इसमें जंग आदि नहीं लगता। सबसे ज्यादा आभूषण यही कारण है कि आपके सोने के देखने को मिलते हैं या सोने के आभूषण आपको बना के दिए जाते हैं। तो कारण उसका यही है क्योंकि यह जल्दी क्रिया नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? बताइए भाई, कैल्शियम है, निकिल है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है? तो निम्न में से कौन सा धातु है जो जल में डालेंगे तो तैरेगा? तो वह है आपका कैल्शियम। क्या? कैल्शियम है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो जल में डालने पे तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, धातु के इस गुण धर्म को क्या कह देते हैं? मेलिएबिलिटी कहा जाता है, मतलब कि आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली होती है? देखिए यहाँ पर अधातु की बात की जा रही है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि चमकीली अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वह सुचालक होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह क्या होता है? उष्मा और विद्युत का मतलब उष्मा का तो सुचालक होता है, कई बर्तन ऐसे जो विद्युत के भी सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना है, सिल्वर है, लेड है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। आंसर की बात की जाए तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक दोनों कैसे होते हैं? तो दोनों उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या होते हैं? तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ 2 मिनट का समय निकाल के क्लास को पॉज करिए और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर यह क्लास शेयर जरूर कीजिए। बहुत आभार रहेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकिल में से किस को धातु से काटा जा सकता है? तो सोडियम को धातु से काटा जा सकता है। ए यहाँ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है। वैसे शुद्ध सोना होता है आपका 24 कैरेट का, लेकिन जो आभूषण बनाने में यूज किया जाता है वो 22 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है,
सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है? तो सिल्वर और कॉपर दोनों ही उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 55 नंबर का, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? तो देखिए यहाँ पर बात धातु की जा रही है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी या पारा, क्या आ जाएगा आपका आंसर? मरकरी या पारा, यह धातु ही है, लेकिन यह कमरे के तापमान पर भी, रूम टेम्परेचर पर भी जो है द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन के में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। हमने क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? यह क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब आप जरूर दीजिए। निम्न में से कौन सी अधातु है जिसको कि पानी में डुबोकर रखा जाता है? तो पानी में डुबोकर रखने वाली अधातु है आपकी श्वेत फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है व्हाइट फास्फोरस से, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि इसको अगर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो ये स्वतः ही प्रदीप्त हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, श्वेत फास्फोरस के बारे में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है? देखिए कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है या लेड है। तो आपने देखा होगा तार आपके तांबे के अधिकतर बने होते हैं जो कि विद्युत में यूज किए जाते हैं। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर। बाकी लेड और मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के तार नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि इनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली, उनमें तन्यता की, टेनासिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए भूपर्पटी में और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली, यहाँ पर बात की जा रही है स्वतंत्र अवस्था की, ना कि आपकी अधिकांश मात्रा की। अगर अधिकांश पूछा जाए तब आपका करेक्ट आंसर सी आएगा, एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था की बात की जाए तो वह आ जाएगा आपका एजी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है? कोबाल्ट, हाइड्रोजन, लोहा और सोना। तो आप सभी जानते होंगे हाइड्रोजन एक तत्व है लेकिन धातु नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाए, हाइड्रोजन यह है, अधातु है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो पीतल तांबा और टीन की बात की जा रही है तो यहाँ पर बनेगा आपका कांसा। क्या बनेगा? ब्रोंज बनेगा, कांसा बनेगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपको तांबा और टीन की बात की गई है तो आपका कांसा बनेगा। एक क्वेश्चन अभी और पूछा जाता है आपको, और उसमें पूछा जाता है पीतल के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट भी मिल जाएगा। तो पीतल बना होता है तांबा और जिंक से। कैसे बना होता है ध्यान में रखिएगा, पीतल धातु जो बनी होती है यह बनी होती है तांबा प्लस जिंक से। Cu और Zn अधिकतर आपको देखने को मिलेगा Cu प्लस Zn। तो यह उसी के लिए पूछा जाता है, कॉपर और जिंक से बना होता है। अगला है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। पारे की धातु को अमलगम कहा जाता है। हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे पर भाप की अगर अभिक्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में से प्राय नहीं होता है? जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता या सभी। यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों की बात की जा रही है तो कार्बनिक यौगिक जो होती है जल में विलेयता नहीं होती है, मतलब ये जल में विलेय नहीं होते। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एथेनॉल, ग्रेफाइट, हीरा या एल्कीन। तो इनमें से ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यह क्या है? तो यह आपकी अधातु है। क्या है? ध्यान में रखिएगा, अधातु है लेकिन यह क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट। तीनों ही कार्बन के ही अपर रूप है तो ऑल ऑफ दिस। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल या प्रोपेनॉल। तो किसको पिया जाता है? एथेनॉल को पिया जाता है। इंडिया में कई ऐसे ठेके हैं जहां पर एथेनॉल को कन्वर्ट करके आप पीते हैं, शराब के रूप में या किसी भी रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? यह अधातु है। ध्यान में रखिए, कार्बन भी मेटल नहीं है, यह भी आपका अधातु ही है। यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको आपके सेकंड एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर आप लेबोरेटरी या प्लांट ऑपरेटर के स्टूडेंट हो तो। इसका क्वथनांक होता है 334 मतलब 334 के। तो आप ध्यान में रखिएगा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन द्वारा सफाई का अच्छी तरह होता है क्यों? या कौन से जल में, कठोर जल में या मृदु जल में? तो साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छा होता है मृदु जल में। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात की जाए तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल में अविलेय है? एथेनॉल है, ग्लूकोज है, एथेनोइक अम्ल है या अन्य? तो जल में अविलेय की बात की जा रही है। एथेनॉल जो होता है, सॉरी इथाइन जो होता है यह जल में अविलेय होता है। तो इथाइन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपर रूप है। क्या है? अपर रूप है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अधिकतर आप जानते होंगे। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिसमें एथेनॉल बना है। तो एथेनॉल बना है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या आ जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिए, ईथेन से ही एथेनॉल का निर्माण होता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर यौगिक और मिश्रण के बारे में। किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा? यौगिक और मिश्रण के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, क्या बोला इसमें? किसी भी अनुपात में। बस इतना पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप घर पे आके चेक करोगे, यार हमने तो सही करके आए थे, क्वेश्चन गलत कहाँ पर हो गया? बस यही पर गलत हो गया, कहाँ पर? यही पर रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं। क्योंकि अनुपात यहाँ पर इसका निश्चित नहीं होता है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही यौगिक की बात की जाए तो इसमें निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों को कहा जाता है उपधातु। क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो देखिए लेड एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अभी हमने डिस्कस किया था मिश्रण के बारे में, उसी की तर्ज पे यह भी सवाल आपका बनता है कि निम्न में से कौन यौगिक है। ऑप्शन में आपको अमोनिया दिया है, ओजोन दिए, वायु दिया, पारा दिया। तो यहाँ पर यौगिक की बात की जाए तो अमोनिया जो है यह एक यौगिक है। अगर आपकी साइंस अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, अगर आप प्लांट ऑपरेटर या लेबोरेटरी के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर अमोनिया का फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में, कांच में, रेत में या सीमेंट में? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपसे क्या पूछा गया, कौन सा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? तो वह होता है आपका मिट्टी का तेल। क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 93 नंबर का, स्टेनलेस स्टील क्या होता है? तो यह भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। क्या होता है? ना कि यौगिक। ध्यान में रखिएगा, अगर केमिस्ट्री में यह क्वेश्चन आपका बनता है तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, ठोस या तत्व ऐसी चीजें ना लगा के आइए। मिश्रण होता है। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का मिश्रण होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? पारा, जल, वायु या सोडियम क्लोराइड? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? वायु जो है यह ना ही तो तत्व है और ना ही यौगिक है, मिश्रण के रूप में होती है वायु भी, क्योंकि इसमें धूल कण आदि भी होते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का, लगभग हमने यहाँ पर आधे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, पीतल, स्टील, रेत या हीरा। देखिए यौगिक की बात की जा रही है और यौगिक के बारे में अभी हमने 2 बार डिस्कस किया था। तो पीतल, स्टील, रेत, हीरा में जो रेत है यह एक यौगिक के फॉर्म में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है यह भी एक प्रकार का यौगिक होता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है बारूद क्या होता है। तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है, बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ क्यों स्टार लगाना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के जरिए भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कहा था कनाद ने, महर्षि कनाद ने कहा था। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाल्टन के भी पहले कनाद ने बता दिया था। अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है उसको सुनते जाइए। आप जानते होंगे कि आपके यहाँ पे शिक्षा अधिनियम 2020 लागू होने वाला है या कई राज्यों में हो चुका होगा। तो इस पे जो सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी होती है जो बुक पब्लिश करवाती है, इन्होंने कई राज्यों से सुझाव मांगे थे। तो उन सुझाव में एक राज्य ने यह भी सुझाव दिया था कि इनके बारे में भी बताया जाए कि सूक्ष्म कणों का प्रयोग सर्वप्रथम यहाँ किया गया था। ऐसे 2-3 सवाल थे जो कि आर्यभट्ट और कनाद आदि संबंधित थे। तो यही क्वेश्चन उसमें भी था, अपने राज्य की तरफ से सुझाव दिया था। मुझे स्टेट का प्रॉपर नाम याद नहीं, शायद साउथ का स्टेट ही है या तो हैदराबाद आदि या मतलब और कोई भी स्टेट हो सकता है, मुझे कंफर्म नाम याद नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि यह अभी चर्चा का विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोयला क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या ठोस है। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, कोयला एक प्रकार का तत्व होता है। क्या होता है, कोयला एक प्रकार का तत्व होता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा क्या है। तो देखिए हीरा क्या यौगिक है, मिश्रण है, ठोस है या तत्व है। तो यह भी एक प्रकार का तत्व होता है। 101 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, हीरा एक प्रकार का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, अमोनिया है, वायु है, पारा है या यह सभी। तो यहाँ पर पूछा गया कि रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो रासायनिक यौगिक की जब भी बात की जाए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध तत्व होता है कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। शुद्ध तत्व आपका होता है सोडियम, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, हमने डिस्कस किया था। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे, जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 105 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। क्या न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या यह सभी अस्थायी कण है। तो बात की जाए अगर अस्थायी कण की, तो न्यूट्रॉन जो होता है यह एक अस्थायी कण होता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो आवेश रहित कण जो होता है आपका वह भी होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत का क्या होता है। परमाणु विद्युत ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, द्विधनात्मक होता है या उदासीन होता है। बात की जाए अगर परमाणु की, तो वह होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने की थी। यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज आप सभी जानते हो कि किसने की थी, वह की थी आपकी रदरफोर्ड ने। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने। तीनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, आपके चाहे जहां तक संभव फर्स्ट एग्जाम में। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणुवीय नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण से जुड़ा गया, तो वह थे बोस। इनके नाम से जोड़ा गया था बोस आइंस्टीन कण।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए आ जाएगा। कौन सा था? बोस-आइंस्टीन कण, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी परमाणु में जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते, तो एक ऐसा परमाणु भी होता है जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते, वह होता है आपका हाइड्रोजन परमाणु। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंस बना के पूरी क्लास को देखिएगा। अगर आपने आज यह क्लास लगा ली तो एक बार आप इसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि क्या होगा, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाले केमिस्ट्री से वो लगभग आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी डी ब्रोगली ने। किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? क्या परमाणु कहा जाता है या अणु कहा जाता है? दो ही क्वेश्चन है, दो ही ऑप्शन है आपके जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? अणु है या परमाणु है? तो परमाणु डाल्टन के अनुसार, ध्यान में रखिएगा, डाल्टन के अनुसार परमाणु एक ऐसा कण है, सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन की संरचना पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु के भार पर या प्रोटॉन की संख्या पर? तो किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन की संरचना पर या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका और इसमें आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को ही कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को। नेक्स्ट है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप प्लांट ऑपरेटर लेबोरेटरी वाले स्टूडेंट हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है अल्फा कणों की किरणों से। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? बताइए भाई, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो वह की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम बताया था कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की है। इसमें आपसे पूछा गया था नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का क्या पूछा इसमें? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक होता है C12। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके ऑप्शन में मिल जाएगा C12। क्या मिल जाएगा? C12। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आणविक सिद्धांत का किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे आप देख सकते हो आणविक सिद्धांत का। और आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, कहाँ पर? बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? क्या पूछा गया इसमें? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है? तो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, 10 होती है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो परमाणु के द्रव्यमान की बात की जाए, अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, किस पे करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या पर करता है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पे करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं पर करता है। यही से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि है समभारिक समस्थानिक। 2 क्वेश्चन आपको बनते हैं, यही से बनते हैं। नेक्स्ट है
अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह आपके लिए। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह अल्फा कणों की सहायता से की थी। ए यहाँ पे सॉरी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो यह ए किरणों की सहायता से, अल्फा किरणों की सहायता से की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? किसके ऊपर निर्भर करती है? तो किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करेगी उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिले आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 130 नंबर का। लगभग आपके 70 क्वेश्चन और बचे। आप पूरे पेशेंस के साथ क्लास को देखिए ताकि आपकी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान यहाँ से कवर अप हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? धनायन को, परमाणु को, नाभिक को या फोटान को? ध्यान में रखिएगा, जो फोटान होता है इसको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी या किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी कई कंफ्यूजन कई स्टूडेंट को है, अधिकतर रॉन्ग करके आ जाते हैं। यह की थी हेनरी बेकरेल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। अगला है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो यह है आपके नाभिक का गुण। किसका गुण है? नाभिक का गुण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता आपके नाभिक का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता की इकाई की जब भी बात की जाएगी तो क्यूरी होती है। क्या होती है? क्यूरी होती है रेडियो सक्रियता की इकाई। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने देखा होगा, उसमें अल्फा और बीटा कणों का भी उल्लेख किया गया है। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। एक्स किरणों की अगर बात की जाए कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो यह फैराडे ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा आपका, फैराडे। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो यह की थी आपकी फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो देखिए, गामा किरणों की खोज की जब भी बात की जाए यह भी रदरफोर्ड ने की थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? तो किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? यह होता है आपके बीटा कणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता किसमें होता है? तो ध्यान में रखिएगा, ऋणात्मक आवेश होता है आपके बीटा कणों में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीटा कणों में कैसा आवेश होता है? तो बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ऋणात्मक आवेश वहन करती है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? देखिए, आयतन क्षमता की जब भी बात की जाए किरणों के मामले में तो आपको यह तीन ऑप्शन हमेशा देखने को मिल गए, अल्फा, बीटा और गामा। और आपको यहाँ से पूछा क्या गया है कि किसकी आयतन क्षमता कम होती है? तो वो होती है गामा किरणों की। कौन सी? गामा किरणों की होती है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे कम है? देखिए, सबसे कम वेधन क्षमता आपकी गामा किरणों की होती है। तो आपकी गामा किरणें ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है या किसके पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक समस्थानिक आपके होते हैं पोलोनियम के। किसके होते हैं, पोलोनियम के होते हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए संभारिक उत्पन्न होते हैं आपके किसके उत्सर्जन से, सॉरी हमारे क्वेश्चन जो है थोड़े से छूट गए हैं, हम पहले उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो कौन से नंबर का रहेगा, वह रहेगा आपका 144। चलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन छूट चुके थे लगभग यहाँ से, तो हम इन क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन पिछली क्लास में। यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हान ने किया था। नेक्स्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र आपका काम करता है विखंडन के सिद्धांत पे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जहां जॉब करने जाओगे, अभी आपका अगर बीआरसी में सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर आप इस चीज को देख सकते हो, परमाणु शक्ति का संयंत्र करके क्या करता है। तो यहाँ पर वही बोला कि परमाणु शक्ति संयंत्र में किस सिद्धांत पर काम किया जाता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य से किस क्रिया से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो नाभिकीय संलयन से होती है। कौन सी, नाभिकीय संलयन से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण से है, तो यह जीवाश्म की आयु निर्धारण से। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या होती है आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या आपकी होती है 3। कितनी होती है, 3 होती है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा यह कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे क्वेश्चन छूटे थे कहाँ से, वहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका लगभग यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों में किसमें आयनिक बंध नहीं होता। तो देखिए आयनिक बंध की जब भी बात की जाए किसमें आयनिक बंध नहीं होगा, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मीथेन में आयनिक बंध नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दोनों में आपके आयनिक बंध होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति को क्या कहते हैं, तो यह अवकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ तो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो वह पदार्थ जो जलकर उष्मा उत्पन्न करते हैं या उष्मा प्रदान करते हैं, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है ईंधन। क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। वैसे तो कोयला भी करता है, लेकिन कोयला भी ईंधन की श्रेणी में ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सर्वोत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो जो प्राकृतिक गैस होती है इनमें मुख्यतः होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इनमें मुख्यतः होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। प्राकृतिक गैस में क्या होता है, तो मीथेन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो गोबर गैस भी एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है और गोबर गैस में भी क्या रहेगा, मीथेन रहेगा। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे पूछा गया है, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहा जाता है। लवण कहा जाता है। अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग यह भी क्वेश्चन बना है। क्या कहा जाता है, तो अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को ही लवण कहा जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, रंगीन होगा या क्षारीय होगा। तो वह होगा क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय होगा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। देखिए मनुष्य के ब्लड के पीएच मान की जब भी बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली में आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.35 से 7.45। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सिंगल ऑप्शन दिया जाए तो आप ध्यान में रखिएगा 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। कितना होता है? 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। हमने यहाँ पर अभी कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। देखिए पौधे जो होते हैं यह नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, सॉरी यहाँ से भी आपके अगले क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हमको और जाना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लगभग यहाँ से, कहाँ से रहेगा? यहाँ से रहेगा 166। और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। तो देखिए हाइड्रोजन के खोजकर्ता प्रिस्टले, डेविसन, यूरे और लेवाइजर, इनमें से हाइड्रोजन के खोजकर्ता के बारे में पूछा है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता है केवेंडिश। कौन है? केवेंडिश। ऑक्सीजन के खोजकर्ता है प्रिस्टले। ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की गई है तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन आ जाएंगे, तो वह आ जाएगी आपके ऑप्शन नंबर बी केवेंडिश। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी है। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यही है आपका हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एल्यूमिनियम आपकी एक धातु होती है। क्या होती है? धातु होती है। तो ए बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम एक प्रकार की धातु है तो अधातु उनकी श्रेणी में नहीं आएगा। बात की जाए सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन की, तो यह अधातु की श्रेणी में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। बताइए भाई, पौधे जो होते हैं इनको नाइट्रोजन की पूर्ति करना होता है, तो पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। क्या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में लेते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में लेते हैं, नाइट्रस के रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है गैस की, निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है। तो हीलियम जो है एक परमाणविक गैस होती है। कौन सी होती है? हीलियम एक परमाणविक गैस होती है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन और हीलियम की, तो इन्हीं के संलयन से सूर्य में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो पानी को, जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग अधिकतर स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता होगा। पानी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना होता है। बताइए भाई, कांच, पानी, बालू या हीरा, इनमें से कौन है जो एक ही पदार्थ से बना होता है। तो हीरा जो होता है यह एक ही पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाद में इसको तराशा जाता है और आप इसमें तभी आपको चमक दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपसे पूछा गया है वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है कौन सी है। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, वह इसकी बात की जा रही है, वह हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो इसका राइट आंसर आप पहले से ही जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता। देखिए उर्वरक जो होते हैं आपकी जैसे खाद आदि, तो इसी की बात की जा रही है। यूरिया भी एक प्रकार का उर्वरक है। तो वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता क्या है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह रह जाएगा क्लोरीन। क्या रह जाएगा? क्लोरीन रहेगा। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। यह कोई भी उर्वरक में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है। लकड़ी, कांच, आइसक्रीम या अमोनिया। अतिशीतित द्रव की बात की गई है तो कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी या राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो आप रॉन्ग करके आ सकते हो। कांच जो है यह अतिशीतित द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या यह सभी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के साथ में मीथेन
और कार्बन डाइऑक्साइड, यह तीनों जो होती है यह ग्रीन हाउस गैस ही होती है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सभी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यह सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 178 178 नंबर का, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, बताइए विटामिन में, प्रोटीन में, या वसा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन में पाया जाता है। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है, 200 मिलीग्राम का होता है। कितने, 200 मिलीग्राम का होता है हीरे का 1 कैरेट। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा ध्यान में रखिएगा कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति की होंगे। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सूर्य में क्या होता है, तो हाइड्रोजन व हीलियम होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इन्हीं के संलयन से सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो होता है ऑक्सीजन ही होती है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कीकरण के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है, तो रबड़ के वल्कीकरण के लिए इनमें सल्फर को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर मिलाई जाती है रबड़ के वल्कीकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो विमंदन के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट के बारे में बात की गई है, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदन के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। आप जहां जॉब करने जा रहे हो यहाँ पर उसका अधिकतर यूज होता है, तो क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं ऐसे क्वेश्चनों की जरूर है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 187 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर भी द्रव में बदल जाती है, तो बताइए ऐसी कौन सी गैस है जो कम टेम्परेचर पे भी द्रव में बदल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ऑप्शन दिए 4, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर भी द्रव में बदल जाती है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, यह गैस होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। दिल्ली में इसके मिसयूज बहुत, दिल्ली में इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषित बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं, तो अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। कौन सी, अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 190 नंबर का। दोस्तों बस आपके लगभग 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड। बात की गई है यहाँ पे किसकी, ग्रीन हाउस गैस की। तो हाइड्रोजन जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो वर्षा का जल ही जल का शुद्धतम रूप होता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बताइए भाई, जो बैटरियां होती है, बैटरियों में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सल्फ्यूरस एसिड है, या इनमें से कोई नहीं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरियों में किस एसिड का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन आपको हीलियम और हाइड्रोजन दोनों मिलेगी, हर एग्जाम में मिलेगी और हर बार मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, बी रहेगा हीलियम। क्या रहेगा? हीलियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो गुब्बारे होते हैं मौसमी गुब्बारे, इनमें हीलियम गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो यह कार्बन के अपर रूप है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारण से होती है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपसे पूछा गया है हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट होती है कार्बन। क्या होती है? कार्बन होती है। हीरा कार्बन के रूप में ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा यह, हीलियम की खोज किसने की थी? तो देखिए बात की जा रही है हीलियम की खोज की थी आपकी लोकेयर ने। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी हीलियम की खोज? लोकेयर ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है आपकी ए, जीनान। कौन सी है? ए, जीनान है। दोस्तों यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं मैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे। अगर आप ITI स्टूडेंट हो, प्लांट ऑपरेटर या लेबोरेटरी, कोई भी स्टूडेंट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बात की जाए आगे की, अगले हम जो वीडियो लाएंगे जिसमें कि लगभग मैराथन जैसा, तो उसमें हम या तो फिजिक्स या तो बायोलॉजी इनके क्वेश्चन लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अगले वीडियो आप कैसा चाहते हो। सबसे बेस्ट एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखिए सबसे जरूरी है आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, अभी थ्योरिकल पढ़ने का आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो बुक दिखाई दे रही है, इसमें आपका कंप्लीट कोर्स करवाया गया है, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड दोनों का। साइंस, जीके, मैथ सब कुछ इंक्लूड है इसमें, सब कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइनर टाइप सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, इस बुक में आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को ही इंक्लूड किया गया है, खास तौर पे जो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट रहेगी। सेकंड, यहाँ जो बुक आपको दिखाई दे रही है ITI स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगी, इसमें लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन है। दोनों ही ई बुक में 2000 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवाइज ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके, पोस्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन BRC आदि में जो पूछे जा चुके, और अदर भी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर आपको क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे भी साइंस के क्वेश्चनों को इनमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो आपको बुक दिखाई दे रही है, इसमें टॉप 1000 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और यह 1000 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने नीमी, एशियन सभी बुकें पढ़ ली है तो आप यह क्वेश्चन लगाइए, जितने ज्यादा यह क्वेश्चन आप लगाएंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, और आगे भी आपकी जो टेक्निकल परीक्षा होंगी उसके लिए भी ये बेस्ट रहने वाला है। अगर बात करें यहाँ पर इस ई बुक की, तीनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही इलेक्ट्रीशियन वालों को चैप्टर वाइज प्लस 800 क्वेश्चनों की यहाँ ई बुक दिखाई दे रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई देंगी। और इसकी बात करें तो यह भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इन सभी कंप्लीट कोर्स की प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ITI की साइंस की बुक है इनका प्राइस 40 रुपीज है, बाकी तीनों का यहाँ पर 99 रुपीज प्राइस रखा गया। मैं एक चीज आपको बता दूं, आपने अधिकतर कोर्सेज देखे होंगे 5000, 7000, 2000, 4000 के, हम यहाँ पर लगभग आपको फ्री में यह बुक प्रोवाइड करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना कम प्राइस ले रहे हैं कि लगभग आप देख सकते हो 99 रुपीज में हम आपका पूरा का पूरा कोर्स ही यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सपोर्ट करने का,
अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए। अगर इस क्लास का अच्छा बेनिफिट रहा आपको तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका एक सक्रिय रूप हमारे साथ बना रहा, आप अच्छे शेयर करते हो, लाइक करते हो, वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप बताते हो, तो हम आपके लिए आगे भी क्लासेस लेकर आया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।